आप देख रहे हैं कि चीनी सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बीजिंग यही मैसेज दुनिया को देना चाहता है कि हर मिलिट्री ड्रिल के साथ चीन ताइवान के चारों ओर घेरा कसता जा रहा है। चीन का इरादा बिल्कुल साफ है, इस आइलैंड को हर हाल में किसी भी कीमत पर अपने कंट्रोल में लेना है। चीन के राष्ट्रपति कहते हैं कि एक दिन चीन जरूर यूनिफाइड होगा, मतलब मेनलैंड चाइना और ताइवान दोनों मिलकर के एक देश बनेंगे। उधर अमेरिका भी पूरी तैयारी में है। उसका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ताइवान की रक्षा के लिए मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे। और यही वजह है कि एशिया का एक छोटा सा आइलैंड अब दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर्स के बीच एक बड़ा क्लैश पॉइंट बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकतें एक छोटे से आइलैंड को लेकर के इतना जिद्दी क्यों हो गई हैं कि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ताइवान की पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ 30 लाख है। मेन आइलैंड मेनलैंड चाइना से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जितनी छोटी है, पॉलिटिकल डिवाइड दोनों देशों के बीच में उतनी ही गहरी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन मानता है। इस आइलैंड के चारों ओर चीन बार बार मिलिट्री अभ्यास कर रहा है, यह कहकर कि अगर जरूरत पड़ी तो फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस टकराव की शुरुआत आज की नहीं है, इसकी जड़ें 1940 के दशक में है। उस वक्त चीन में सिविल वार चल रहा था। कम्युनिस्ट बनाम नेशनलिस्ट, कम्युनिस्ट जीते और बीजिंग से सत्ता संभाली। नेशनलिस्ट भाग करके ताइवान चले गए, वहाँ से उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट चलाई। रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान। तब से आज तक बीजिंग का दावा यही है कि ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि ताइवान अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। 1970 के दशक में अमेरिका ने बीजिंग को ऑफिशियली मान्यता दे दी, लेकिन ताइवान के साथ अपने रिश्तों को कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं किया। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यानी वह ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर ऑफिशियल मान्यता नहीं देता, लेकिन ताइवान रिलेशंस एक्ट के तहत ताइवान को डिफेंस और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता है, आर्म्स की सप्लाई करता है। यानी अगर ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिका मदद कर सकता है, लेकिन यह एकदम क्लियर सिक्योरिटी गारंटी नहीं है ताइवान के पास, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है। जानबूझकर के ऐसा रखा गया है कि अमेरिका मदद को आगे आएगा या नहीं आएगा, यह पूरी तरीके से साफ नहीं है। इसी एम्बिग्विटी की वजह से चीन पर लगातार प्रेशर रहता है और ताइवान के लिए इंडिपेंडेंस की एक होप भी बनी रहती है। अगर आप मैप देखें तो ताइवान एक बेहद ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बसा है। यह 3 बेहद महत्वपूर्ण समुद्री दर्रों यानी कि स्ट्रेट्स के बीच में है। पश्चिम की तरफ है ताइवान स्ट्रेट, यह दुनिया के सबसे बिजी सी रूट्स में से एक है। हर दिन यहाँ से हजारों शिप्स गुजरती हैं, जो चीन के ईस्टर्न पोर्ट्स को यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से जोड़ती हैं। उत्तर की तरफ है मियाको स्ट्रेट, जापान के ओकिनावा आइलैंड्स और ताइवान के बीच। यह रास्ता चीन के नॉर्दर्न नेवी बेस के लिए एक मेन एग्जिट पॉइंट है। और दक्षिण में है पासी चैनल, ताइवान और फिलीपींस के बीच में। यह चैनल इंडो पैसिफिक रीजन में जाने के लिए चीन के सबमरीन और बड़े वारशिप्स के लिए सबसे अहम रास्ता माना जाता है। यानी अगर आप देखें तो चीन के लिए यह तीनों ही स्टेट्स एक तरीके से पैसिफिक ओशियन तक पहुंचने के दरवाजे हैं। अगर चीन को अपने वारशिप्स या सबमरीन को ओपन सी में लेके जाना है तो इन्हीं रास्तों से होकर के जाना होगा। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के लिए ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, यह उसकी फर्स्ट आइलैंड चेन की एक बेहद अहम कड़ी है। यह फर्स्ट आइलैंड चेन दरअसल एक स्ट्रेटेजिक लाइन है जो जापान से शुरू होती है, ताइवान से गुजरती है और फिलीपींस, गुआम तक जाती है। अमेरिका और उसके एलाइज इसी चेन के जरिए चीन की नेवी को काबू में रखने की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ताकि चीन का समुद्री विस्तार कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन अमेरिका की यह फर्स्ट आइलैंड स्ट्रेटजी यहीं पे खत्म नहीं होती है। अमेरिका की स्ट्रेटजी में फर्स्ट आइलैंड चेन के साथ साथ सेकेंड आइलैंड चेन भी एक बड़ा फैक्टर है। सेकेंड आइलैंड चेन गुआम, नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड्स और पलाऊ जैसे इलाकों को कवर करती है। यह अमेरिका का ऐसा डिफेंस लाइन है जहां से यूएस नेवी अपनी लंबी दूरी की सबमरीन्स और बॉम्बर्स ऑपरेट करती हैं। यानी अगर फर्स्ट आइलैंड चेन को चाइना कभी अगर ब्रीच भी करते तो सेकेंड आइलैंड चेन पर अमेरिका की पकड़ मजबूत बनी रहती है। यही वजह है कि गुआम को आज इंडो पैसिफिक में अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। इसके साथ ही जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इंडो पैसिफिक में नेवल ड्रिल्स तेजी से बढ़ा दिए हैं। रिसेंट ईयर्स में मालाबार एक्सरसाइजेज और रिम्पेक जैसे ड्रिल्स में चाइना को काउंटर करने के लिए बड़े स्तर पर कोऑर्डिनेशन हुआ। यानी ये सिर्फ ताइवान का मुद्दा नहीं, पूरे इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बन चुका है, जिसमें ताइवान एक सेंट्रल नोड है। अब अगर आप अमेरिका और चीन के मिलिट्री बेसिस को इस मैप पर जोड़ेंगे
तो आपको एक स्ट्रेटेजिक आर्क साफ दिखाई देता है। जापान में अमेरिका के बड़े बेस हैं, जैसे कि योकोसुका नेवी बेस। साउथ कोरिया में भी अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस है। फिलीपींस में भी अब अमेरिका फिर से अपने बेस का इस्तेमाल कर रहा है। और बीच में है ताइवान, जो भले ही ऑफिशियल एलाई नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक पाउन के तौर पर इस पूरे आर्क में बेहद क्रिएटिव रोल निभाता है। यही वजह है कि चीन अपनी नेवी को तेजी से मॉडर्न बना रहा है। नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार किए जा रहे हैं, जैसे कि फुजियान, जिसका मेन एम ही यही है कि इस अमेरिकन आर्क को ब्रेक किया जाए और चीन की नेवी को ओपन पैसिफिक में ज़्यादा फ्रीडम मिल पाए। लेकिन यह सिर्फ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह इकोनॉमिक पावर की भी लड़ाई है। ताइवान की कंपनी TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनियों में से एक है। ताइवान की यही कंपनी दुनिया के 90% से ज़्यादा हाई एंड चिप्स बनाती है, यानी वो चिप्स जिनसे हमारे स्मार्टफोन्स चलते हैं, जिसपे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो चिप्स जिनसे आज की हमारी कारें स्मार्ट हो रही हैं, वो चिप्स जो आज AI सिस्टम्स को पावर देते हैं और यहाँ तक कि मॉडर्न फाइटर जेट्स तक इन्हीं चिप्स पर चल रहे हैं। यानी जो देश ताइवान पर कंट्रोल करेगा वह दुनिया की टेक्नोलॉजी पर भी डोमिनेट कर सकेगा। TSMC का ग्लोबल डोमिनेंस इतना बड़ा है कि अमेरिका ने अब एरिजोना में एक नया TSMC का फैक्ट्री खुलवाया है, ताकि US की चिप डिपेंडेंस थोड़ी सी कम हो सके। उधर यूरोप में भी जर्मनी, फ्रांस जैसे देश ताइवान के साथ चिप डील्स कर रहे हैं, ताकि अपने क्रिटिकल इंडस्ट्रीज के लिए सप्लाई सिक्योर कर सकें। वहीं दूसरी तरफ चाइना का मेड इन चाइना 2025 प्रोग्राम अभी इसी चिप की डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। बीजिंग चाहता है कि वो एडवांस सेमीकंडक्टर्स में भी सेल्फ सफिशिएंट बने, लेकिन फिलहाल चाइना के पास अभी EU लिथोग्राफी मशीन्स का एक्सेस नहीं है, क्योंकि ASML जैसी कंपनियां एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के तहत चाइना को ऐसी मशीनें नहीं बेच सकती। यानी सेमीकंडक्टर्स इस पूरी लड़ाई में एक नया आयल बन चुका है, जिस पर आने वाले दशकों में ग्लोबल पावर का बैलेंस टिका रहेगा। पर सवाल सिर्फ चिप्स का नहीं है। चीन के लिए ताइवान एक पुराने अधूरे सपने की तरह है, जिसे हर हाल में पूरा करना है। चीन के लिए ताइवान सिर्फ एक टेरिटरी नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, वो दौर जब चीन को फॉरेन पावर्स ने डिवाइड कर दिया था। 1895 में जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया था। वर्ल्ड वार 2 के बाद यह आइलैंड चाइना को वापस कर दिया गया, लेकिन तब चीन में सिविल वार चल रहा था। और आज शी जिनपिंग के लिए ताइवान की वापसी उनके नेशनलिस्ट एजेंडा का एक अहम हिस्सा है, और वह साफ कह चुके हैं कि चाहे शांति से हो या बंदूक से, चीन एक दिन यूनिफाइड होकर रहेगा। लेकिन याद रहे कि चीन में खुद एक तानाशाही सिस्टम है। वहाँ की मीडिया पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। लोग खुलकर अपनी बात नहीं कह सकते। सरकार की आलोचना सीधे आपको जेल तक पहुँचा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान एक मजबूत डेमोक्रेसी है। यहाँ फ्री इलेक्शंस होते हैं, प्रेस इंडिपेंडेंट है और लोग ओपनली अपनी बात कह सकते हैं। 2024 में यहाँ एक प्रोग्रेसिव पार्टी तीसरी बार सत्ता में आई और उनका कहना है कि इस स्टेटस को वह बनाए रखेंगे। ज़्यादातर ताइवानी न सिर्फ पूरी इंडिपेंडेंस चाहते हैं और न ही चीन से यूनिफिकेशन, वो बस पीस और स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर हम पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो ताइवान में जनरेशनल डिवाइड बहुत साफ दिखता है। ओल्डर जनरेशन जो मेनलैंड चाइना से जुड़े इतिहास को जानती है, वो अक्सर स्टेटस को बनाए रखने का सपोर्ट करती है। लेकिन यंगर जनरेशन, मतलब कि 18 साल से 35 साल के बीच के लोग ताइवान को एक डिफैक्टो इंडिपेंडेंट कंट्री मानती है और फुल इंडिपेंडेंस की एक्सप्रेशन रखती है। लेकिन ताइवान की चाहतें अपनी जगह है, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों के इरादे इस गेम को और जटिल बना देते हैं। खास तौर पर अमेरिका के लिए यह लड़ाई कुछ और ही है। अमेरिका के लिए यह लड़ाई सिर्फ जियोपॉलिटिकल या पावर गेम नहीं है। यह सिर्फ साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते कंट्रोल को चैलेंज करने की बात नहीं है, यह उससे कहीं बड़ी बात है। आइडियोलॉजी की लड़ाई, क्योंकि ताइवान एशिया की सबसे मजबूत डेमोक्रेसीज में से एक है। अमेरिका के लिए यह लड़ाई सिर्फ एक आइलैंड की नहीं है, उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बचाने की है जिस पर उसकी खुद अपनी पहचान टिकी हुई है। अगर चीन ताइवान को फोर्स से कंट्रोल कर लेता है तो यह सिर्फ एक आइलैंड पर कब्जा नहीं होगा, यह एक बड़ा संदेश जाएगा कि ताकत के दम पर एक सफल और आज़ाद डेमोक्रेसी को भी कुचला जा सकता है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज़्यादा चिंता में डालती है, क्योंकि यह सिर्फ सवाल नहीं है कि क्या चीन साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। असल सवाल यह है कि क्या तानाशाही विचारधारा अब खुलेआम डेमोक्रेसीज को चुनौती दे रही है।
आज की दुनिया में दो बड़ी विचारधाराएं टकरा रही हैं। एक तो लोकतंत्र है, जहां जनता के अधिकार, स्वतंत्र मीडिया और कानून का राज सबसे ऊपर होता है, और दूसरी तरफ है तानाशाही मॉडल, जहां सरकार की शक्ति एब्सोल्यूट होती है, असहमति को दबा दिया जाता है और राष्ट्रवाद के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाता है। चीन का मॉडल यही है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कठोर सेंसरशिप, स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल और अधिनायकवाद। अब अगर यही मॉडल ताइवान पर थोप दिया जाता है तो पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि तानाशाही कहीं भी डेमोक्रेसी को हरा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इसे सिर्फ एक भौगोलिक विवाद नहीं मानते, या उस बड़ी लड़ाई का हिस्सा है कि क्या 21वीं सदी में दुनिया लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ेगी या तानाशाही मॉडल हावी होता जाएगा। अगर ताइवान पर अटैक होता है तो एशिया के बाकी डेमोक्रेसीज में भी यह डर फैल जाएगा। क्या जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस फिर भी अमेरिका पर भरोसा कर पाएंगे? क्या वो अपने लोकतांत्रिक सिस्टम को बचा पाएंगे, या फिर उन्हें भी तानाशाही ताकतों के आगे झुकना पड़ेगा? यह सवाल सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है। यूरोप के डेमोक्रेटिक देशों में भी यह डर बढ़ेगा कि क्या कल को रूस या कोई और तानाशाही ताकत इसी तरह के फोर्स से सीमा बदलने की कोशिश करेगी। इसलिए आज ताइवान सिर्फ अमेरिका का पाउंड नहीं है, वह एशिया के फ्यूचर की चाबी बन चुका है। यह उस ग्लोबल लड़ाई का प्रतीक है, डेमोक्रेसी बनाम तानाशाही। तो अब सवाल वही लौटता है जिससे हमने अपने वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि आखिर इस छोटे से आइलैंड को लेकर के दुनिया की दो बड़ी ताकतें इतनी जिद्दी क्यों हो गई हैं? क्यों एक तरफ अमेरिका इसे फ्री वर्ल्ड की लड़ाई मानता है, वहीं दूसरी तरफ चीन इसे अपने राष्ट्र गौरव और इतिहास को पूरा करने की जिद? क्योंकि ताइवान अब सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह उस वैचारिक टकराव का मैदान बन चुका है जहां आज की दुनिया के दो बड़े विचार आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है लोकतंत्र, आज़ादी, मानवाधिकारों की सोच, और दूसरी तरफ है तानाशाही, सेंसरशिप और राष्ट्रवादी अधिनायकवाद। और यही वजह है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ताइवान पर जो होगा उसका असर सिर्फ इस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले समय में दुनिया का भविष्य किस रास्ते पर जाएगा। तब आपके लिए सवाल है कि क्या आपको लगता है कि ताइवान के इस टकराव का असर सिर्फ एशिया तक रहेगा या पूरी दुनिया की दिशा बदल देगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम इस टॉपिक से कुछ और छुपे हुए पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके बारे में शायद बहुत कम ही बातें होती हैं। और हाँ, अगर आप साउथ चाइना सी विवाद को डिटेल में समझना चाहते हैं तो राइट साइड वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि चीन कैसे बिना गोली चलाए ताइवान को झुकाने की तैयारी कर रहा है तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो ज़रूर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।